दोस्तों, जरा सोचिए, 9 अक्टूबर से दलित राजनीति की सड़कों पर वो तूफान आने वाला है जिसमें एक तरफ होंगी मायावती अपनी नई चाल के साथ और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी युवा सेना लेकर। सवाल ये है, क्या ये टकराव दलित राजनीति का नया इतिहास लिखेगा या फिर किसी एक की राजनीति का अंत? आने वाले पल तय करेंगे कि देश की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मायावती जी जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। 2029 की सियासत से पहले ही भारतीय राजनीति में उबाल आने लगा है और अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वह है मायावती का नया दांव और चंद्रशेखर रावण की चुनौती। क्योंकि 9 अक्टूबर से दलित राजनीति में जिस तरह से हलचल बढ़ने वाली है उससे यह साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में सत्ता का रास्ता दलित समाज से होकर गुजरेगा। मायावती, जिन्होंने दशकों तक दलितों की राजनीति को अपने दम पर खड़ा किया, अब एक बार फिर से रणनीति बदलने की तैयारी कर रही हैं। और इस बार उनका दांव वैसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था, बल्कि यह पूरी तरह से बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से होगा। क्योंकि अब मैदान में केवल मायावती ही नहीं बल्कि एक नया और उभरता चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण भी है, जो दलित युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं और जिन्होंने अपने आंदोलनों और आक्रामक राजनीति से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनौती दी है। यही वजह है कि 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस राजनीतिक संग्राम को लेकर पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर टिक गई है, जहां दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। मायावती का नया दांव क्या होगा यह अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि वह अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लाने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही हैं। और इस बार उनका ध्यान केवल परंपरागत वोटरों पर नहीं बल्कि युवा और पहली बार वोट डालने वालों पर भी होगा। यही वह जगह है जहां उनकी टक्कर सीधे चंद्रशेखर रावण से होने वाली है, क्योंकि रावण ने युवाओं में जो लोकप्रियता हासिल की है वह मायावती के लिए चुनौती से कम नहीं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दलित बहुल इलाकों में। अगर इतिहास की ओर देखें तो मायावती की राजनीति हमेशा से एक संतुलन साधने वाली राजनीति रही है, जहां उन्होंने दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों और अन्य जातियों को भी साथ लेकर सत्ता हासिल की। लेकिन बीते एक दशक में उनका जनाधार लगातार सिकुड़ता गया। बीजेपी ने दलितों को हिंदुत्व और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे अपनी तरफ खींचा। कांग्रेस ने दलितों को अपने पुराने आधार से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। और अब चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं ने सीधे दलित युवाओं को संबोधित करके उनके बीच अपनी पहचान बना ली। यही वजह है कि मायावती को अब अपनी राजनीति का अगला कदम ऐसे तरीके से उठाना होगा जिससे न केवल दलित समाज में उनकी पकड़ मजबूत हो बल्कि चंद्रशेखर जैसे उभरते चेहरों को भी कड़ी चुनौती मिले। 9 अक्टूबर को मायावती के बड़े ऐलान की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि माना जा रहा है कि वह संगठन और रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकती हैं, नए चेहरों को आगे ला सकती हैं और युवाओं को संगठन में शामिल करने का रास्ता खोल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण इस मौके को अपने लिए एक अवसर की तरह देख रहे हैं। वह जानते हैं कि दलित राजनीति में मायावती अब भी सबसे बड़ा नाम है, लेकिन उनकी लोकप्रियता घटने का मतलब यह है कि युवाओं के पास विकल्प की तलाश है और वह खुद को उसी विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। रावण की राजनीति की खासियत यह है कि वह सीधे, बेबाक और आक्रामक अंदाज में सत्ता से सवाल पूछते हैं। यही वजह है कि दलितों के साथ साथ पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के युवाओं में भी उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। अगर 9 अक्टूबर को मायावती ने नया दांव खेला तो उसका सीधा असर रावण की राजनीति पर पड़ेगा, और अगर रावण ने उसी वक्त बड़ा आंदोलन या राजनीतिक रणनीति का ऐलान किया तो मायावती की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि यह तारीख दलित राजनीति के लिए निर्णायक मानी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर 2029 के चुनाव पर क्या होगा। अगर मायावती और रावण अलग अलग चलते हैं तो दलित वोट बैंक बंट जाएगा और बीजेपी इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगी, क्योंकि बंटे हुए वोटों का सीधा असर विपक्षी एकता पर पड़ेगा। लेकिन अगर किसी रूप में दोनों के बीच तालमेल हुआ या फिर कम से कम आपसी टकराव को सीमित रखा गया तो यह विपक्ष के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है। हालांकि इतिहास बताता है कि दलित राजनीति में नेतृत्व को लेकर हमेशा मतभेद रहे हैं और यही वजह है
कि बड़ी ताकतें दलित वोट बैंक को एकजुट होने से रोकने में सफल रहती हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को मायावती और रावण के ऐलान यह तय करेंगे कि आने वाले 5 सालों में दलित राजनीति किस दिशा में जाएगी, और यह तय करेगा कि 2029 का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। अक्टूबर से गर्माती दलित राजनीति का असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला है, क्योंकि मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच टकराव या तालमेल दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तो हमेशा ही सत्ता की चाबी रही हैं, लेकिन इस बार समीकरण और भी दिलचस्प होंगे। मायावती अगर नया दांव खेलकर दलित समाज को फिर से अपने पाले में खींच लेती हैं, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बड़ा संकट होगा। वहीं अगर चंद्रशेखर रावण युवाओं और दलितों के बड़े हिस्से को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, तो मायावती का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर होगा और बीजेपी को इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अब बात करें बिहार की, तो वहां भी 9 अक्टूबर के बाद मायावती और रावण के कदमों का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी है और दलित यहां निर्णायक वोटर हैं। मायावती की मौजूदगी से आरजेडी और जेडीयू को दिक्कत हो सकती है, जबकि रावण का आक्रामक अंदाज युवा मतदाताओं को लुभा सकता है। यही हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, जहां दलित आबादी भले उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी न हो, लेकिन इतनी जरूर है कि चुनावी नतीजों को पलट सकती है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में नहीं ले रही। 2024 के बाद से ही उसने दलितों के बीच पैठ बनाने के लिए योजनाओं और प्रतीकों पर जोर दिया है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद अगर मायावती और रावण दोनों अलग अलग मोर्चा खोलते हैं, तो बीजेपी को यह मौका मिलेगा कि वह बंटे हुए वोटों का फायदा उठाए और एक बार फिर बहुमत हासिल करे। दूसरी ओर कांग्रेस, जो खुद को दलित राजनीति का पुराना खिलाड़ी मानती थी, वह अब हाशिए पर चली गई है और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि दलित राजनीति पूरी तरह से मायावती और रावण के बीच सिमट जाए। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए अपनी वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस सब के बीच विपक्षी एकता का सवाल भी अहम है, क्योंकि अगर विपक्ष दलित वोट बैंक को एकजुट करने में विफल रहा, तो 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह मायावती और रावण ने आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा रणनीति बनाई, तो यह बीजेपी के मिशन 400 को रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब सवाल यह है कि 9 अक्टूबर को मायावती का नया दांव क्या होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वह पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती हैं, नए और युवा चेहरों को आगे ला सकती हैं और चंद्रशेखर रावण जैसी छवि वाले नेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के लिए दलित युवाओं को अपने साथ जोड़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर रावण इस तारीख को अपने आंदोलन या किसी नई राजनीतिक रणनीति का ऐलान कर सकते हैं, ताकि वह दिखा सकें कि असली दलित नेतृत्व अब उनके पास है। अगर दोनों की घोषणाएं एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, तो दलित समाज में गहरी खाई पैदा होगी। लेकिन अगर दोनों की घोषणाओं में किसी तरह की समानता निकलती है, तो एकजुटता की संभावना भी बन सकती है। यही वह बिंदु है जो तय करेगा कि दलित राजनीति 2029 में विभाजित होकर बीजेपी को फायदा देगी या एकजुट होकर विपक्ष को ताकत। भविष्य की राजनीति की तस्वीर साफ है कि अब दलित वोटर सिर्फ नारेबाजी से नहीं मानेंगे, उन्हें असली नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। मायावती को अपनी साख बचानी है और रावण को अपनी पहचान को स्थायी बनाना है। यही वजह है कि दोनों नेता 9 अक्टूबर से अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। यह तारीख दलित राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद ही यह तय होगा कि 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए सुगम रास्ता होगा या विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण। मायावती का नया दांव अगर चल गया, तो वह एक बार फिर दलित राजनीति की निर्विवाद नेता बन जाएंगी। लेकिन अगर रावण की चुनौती भारी पड़ी, तो दलित राजनीति में नया युग शुरू होगा और मायावती की पकड़ कमजोर हो जाएगी। कुल मिलाकर 9 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह सियासी संग्राम आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा तय करेगा, और यही वह बिंदु होगा जहां से 2029 का चुनाव असली मायनों में गरमाएगा।